एग्जाम में जितना आप अटेम्प्ट करें वो सही हो और कोई भी सवाल आता हुआ ना छूटे, इसे बोलते हैं टाइमिंग। यानी कि आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पर यदि आपने अटेंशन दे दिया तो आपके स्कूल के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में आप जबरदस्त आउटपुट आप ला सकते हैं। इसके साथ जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो 12th के साथ आप लोग दे रहे हैं उसमें आप टॉप रैंकर बनने के चांस आपके क्रिएट हो सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल इन दो फैक्टर के थ्रू ही पॉसिबल है, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। इसके पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली आई एम myself Ashish Purwal, graduate engineer from IIT Kharagpur. In 2017 and 18 session, Mr. Joshi requested to me to take class here. तो 2006 month हमने यहाँ पर क्लासेस दिया, उसमें तो 25 सिलेक्ट हुई यहाँ पर IIT का प्लेट। लेकिन ये जो अवेस्का एजुकेशनल ट्रस्ट है वो डिफरेंट IIT डॉक्टर एंड IAS ऑफिसर के द्वारा रन किया जा रहा है, जिससे आपके बीच में जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, फियर और जो प्रेशर है एग्जाम का, उसे मिनिमाइज किया जा सके और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट की कला के माध्यम से आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने बोर्ड एग्जाम में और इसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम स्टडी आवर के माध्यम से एक्सीलेंट आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते। तो कितने बच्चे ये चाहते हैं मिनिमम स्टडी मैक्सिमम आउटपुट? हाथ खड़ा करें। सभी चाहते हैं। और कितने बच्चे ये चाहते हैं कि 95% प्लस मार्क्स मिल जाए? क्योंकि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय रिजल्ट वाइज पूरे देश में नंबर 1 है, पता होगा। सेकंड नंबर पे केवी है, प्राइवेट स्कूल लास्ट नंबर पे आ रहे हैं। एज पर ऑफ जो आपका रिपोर्ट है CBSE की, उसके अकॉर्डिंग जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट पूरे देश में नंबर 1 है। सेकंड नंबर का केंद्रीय विद्यालय है, थर्ड या लास्ट नंबर पे आपका जो प्राइवेट स्कूल है। तो कितने बच्चे 95% प्लस मार्क्स के विषय में सोच रहे हैं? आप खड़ा करें। कोई नहीं सोच रहा। एक बच्ची सोच रही है। तो हम चाहते हैं कि सभी सोचे। जब टारगेट अच्छा होगा तो 95 का टारगेट होगा 90 आएगा, 90 का टारगेट होगा तो 85 आएगा, 85 का टारगेट होगा तो 80 आएगा। सब बच्चे जब सोचेंगे तो एक्शन लेंगे। तो प्लीज आप थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहेंगे। पीछे थर्ड वाली सीट है, प्लीज बात मत करें। यदि बात आपने की तो बाहर खड़ा कर दें। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम में या आपके IIT के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये आपका टारगेट। रिवर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसको पूरा करने के लिए 2 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। वो कौन फैक्टर है? एक्यूरेसी और टाइम। मतलब क्या है? घर जाके कीजिए, घर जाके ऐसी हो गया तो मुश्किल कहने का मतलब है, एक्यूरेसी का बेटा मतलब है कि जो भी आप अटेम्प्ट करें वो सही होना चाहिए और आता हुआ सवाल छूटे ना। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम नीट का एग्जाम देते हैं, जब हम IIT का एग्जाम देते हैं JEE मेंस से एडवांस, तो वहाँ पर होता क्या है? रिवर्स होता है। जो अटेम्प्ट करते हैं उसमें बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं और बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। कारण क्या है कि आपका जो ध्यान है वो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे नहीं था, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कंट्रोल करने की नहीं की, इसलिए फाइनली वो मिस्टेक फाइनल के एग्जाम में हो जाती है। यदि हमने ये एक्टिविटी पहले से पहचान कर उसे कंट्रोल कर लिया तो आप अपने बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा और जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं
उसे रामबाण गाइडेंस के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अंडरस्टैंड हो रहा? अब पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है रामबाण गाइडेंस। अब पॉइंट आता है रामबाण गाइडेंस है क्या है? क्या ये ऐसी चीज है जिसके माध्यम से एक्यूरेसी पर भी कमांड हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट पे भी कमांड हो जाएगा, और जो कंसेप्ट है उसको क्लियर भी हो जाएंगे, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मिनिमम स्टडी आवर्स में एक्सीलेंट आउटपुट आ जाएगा। तो रामबाण गाइडेंस को थोड़ा सा हम एनालाइज करके और वो है क्या उसको थोड़ा सा हम देखते हैं और अच्छा लगा तो फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव होने के जो चांस है वो आपकी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आ गए कितने बच्चे राम को जानते हैं? आप पढ़ा राम को बहुत जानता है। जो बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं मतलब 50% जानते हैं, और ऐसे कर रहे हैं 100% या तो हाथ खड़ा करो या बात करो। दो कैटेगरी हम बीच वाले बच्चे को लाइक नहीं करते, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, बस। तो राम को आप कैसे जानते हैं? कौन है राम? भगवान राम। भगवान राम कब बने? जब राम ने रावण को, थोड़ा समझिए बहुत साइलेंट होगी क्योंकि इसके माध्यम से 4 पॉइंट आपके निकल के आएंगे, और राम की तरह भी आप महान, वो महान बने और आप टॉप रैंकर बन सकते यदि आपने सीरियस होकर समझा और उसे अप्लाई करने की कैपेसिटी रखी। तो पहले उसको एनालाइज करते हैं। राम ने जब रावण को मारने का टारगेट पूरा किया तो राम फिर हो गए पुरुषोत्तम भगवान। तो इसका मतलब जब आप टेस्ट को अच्छी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप भी टॉप रैंकर हो सकते। तो राम और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ, तो युद्ध जीता तभी ऐसा हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो संसाधन सबसे कम किसके पास थे और ज्यादा किसके पास थे? राम के पास संसाधन कम थे और रावण के पास संसाधन ज्यादा। एक फैक्टर निकल के आया कि जब आप संसाधन कम रखते हैं तो जीतने के चांस एक्सीलेंस के साथ ज्यादा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि आप टॉप रैंकर कब बनेंगे? सेल्फ स्टडी करेंगे या क्लासरूम में पढ़ेंगे, उस ड्यूरेशन में मिनिमम एसेट का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? मिनिमम एसेट। कहने का मतलब है कि मिनिमम एसेट का मतलब क्या है कि सबसे, मोबाइल तो यहाँ पर है नहीं, जो भी ऑब्स्टेकल मटेरियल है सराउंडिंग में, पढ़ाई करते वक्त उसे रिमूव कर देना है, उससे दूर हो जाना है। दूसरा पॉइंट, राम ने जब युद्ध लड़ा तो कम समय के लिए लड़ा कि उनकी सेना ने कम समय के लिए लड़ा? किसने कम समय के लिए लड़ा? राम ने कब लड़ा? और उनके साथ जो सेना थी, लक्ष्मण थे, जामल थे, उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा। इससे साबित होता है कि ज्यादा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। मिनिमम स्टडी जब आप करोगे और वो फोकस जब होगी तभी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि जीतने वाले कुछ अलग नहीं लेकिन अलग ढंग से। तो अलग ढंग क्या है? मिनिमम स्टडी। और तीसरा फैक्टर जो आता है, राम और जो अदर सेना जब लड़ रही थी उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। राम का जो तीर है वो केवल एक ही दिशा में जा रहा है और वो दिशा थी रावण की नाविक पर फोकस करते हुए। लेकिन जो अदर सेना थी उनका तीर की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं थी, वो कभी हेड पर जा रहा था, कभी फीट पे जा रहा था, कभी हेड पे जा रहा था। इसका मतलब है राम ने जो युद्ध लड़ा वो फोकस था, मतलब उनकी जो डायरेक्शन थी वो डेफिनेट और कांस्टेंट थी। लेकिन जो अदर सेना थी वो मेहनत तो खूब कर रही थी लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट। तो तीसरा फैक्टर क्या निकल के आया कि डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? फोकस्ड होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट थोड़ा एनालाइज किया।
राम और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ तो शुरुआत में राम सही दिशा में फोकस करने के बावजूद भी हारे हैं और उन्होंने हार का एनालाइज किया बेटा। एनालाइज क्या किया कि कमी क्या आ रही। जब भी लोग तीर छोड़ते थे राइट डायरेक्शन में, नाभि की तरफ फोकस करते हुए छोड़ते थे, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लीजिएगा है और 600 मीटर पे जाके रुक जाती, तो क्या टारगेट पूरा होगा? तो आप यदि मेहनत बहुत कर रहे हैं और दिशा भी सही है, लेकिन ये चौथा वाला जो पॉइंट है यदि वो लेफ्ट कर गया तो भी आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। तो आप देखिए किस फैक्टर की कमी आ रही है। मान लीजिएगा आप तीर छोड़ रहे हैं, 1 किलोमीटर पे जाके गिरना है या लगातार 600 मीटर पे जाके रुक गया, तो क्या आप ऐसा करें जिससे टारगेट पूरा हो जाए? क्या ऐसा करें बताइए आप, बताइए जी। वेलोसिटी बढ़ा या स्पीड बढ़ा दें, इसके लिए हम ज्यादा पावर के साथ यदि हम छोड़ेंगे ये तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो राम ने क्या किया कि पावर की जब कमी आई, इस पावर की कमी को पूरा करने के लिए राम ने 9 दिन प्रे किया और 9 दिन 9th डे पर माता रानी ने उनको कृपा की और 10वें दिन अयोध्या दशहरा को सेलिब्रेट करके राम ने जीत हासिल और राम क्या हो गए? भगवान। तो 4 पॉइंट कौन से निकल गया है बेटा? पहला पॉइंट क्या बताइए? रिसोर्स मिनिमम की मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ स्टडी। दूसरा पॉइंट क्या आया? मिनिमम स्टडी की मैक्सिमम स्टडी। और तीसरा पॉइंट क्या आया कि फोकस्ड। और चौथा पॉइंट क्या आया? पावर। यदि ये 4 फैक्टर यदि आपने अपनी सेल्फ स्टडी में, अपनी स्टडी में यदि मिक्स कर दिए तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय से अपने बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे नंबर से पास होंगे। इसी के साथ नीट जेईई के एडवांस में आप अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई हो सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? इसी को बोलते रावण गए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे? इसके लिए आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसके अलग अलग चैप्टर जो है उसके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने के पीछे जो माइंडसेट है उसे स्विच करना है। माइंडसेट क्या होता है कि जब आप किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? इसलिए पढ़ते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। और अच्छे नंबर लाने के पीछे एक टारगेट, एक डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि जब अच्छे नंबर लाओगे तो एक लालच आएगा। अभी जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी देहरादून में और वहां पर घंटाघर में एक आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम बांटता था और वो भी आइसक्रीम 40 या 50 रुपये वाली कुल्फी। तो वहां पे जो जनता थी उस लालच के चक्कर में क्या हुई? भागी। तो जब भागी तो अट्रैक्शन जबरदस्त था। तो अट्रैक्शन से क्या हुआ? किसी को कुल्फी मिली, किसी को नहीं मिली, किसी को लाजते मिले। यानी कुल मिला के टारगेट पूरा किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो जब भी अट्रैक्शन होगा तो जल्दीबाजी होगी और जल्दीबाजी से हमेशा क्या होता है? डिस्टर्बेंस। तो आप लोग क्या करते हैं? आप जब पढ़ाई करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें क्या करते हैं कि हमें अच्छे नंबर लाने। अच्छे नंबर लाने के चक्कर में आप जल्दीबाजी में उस कंसेप्ट को करेक्ट नहीं करते हैं और उसे सोचते नहीं, उसके बारीकी पार्ट्स क्लियर नहीं करते। तो जब आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, या आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की लेकिन 4 में से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना बेटा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़े किसी भी सब्जेक्ट के, उसे इसलिए ना पढ़े कि नंबर ला दे। उसको पढ़ने के पीछे उसकी सीख है कि आप अपनी डेली लैंग्वेज का उपयोग कहाँ करते हैं। और जब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो आप
के अंदर एक करेक्शन आएगा, तो करेक्शन के माध्यम से अपने आप, जैसे कहेगा अपने आप सर कैसा सांस अपने आप ले रहे कि लेना पड़ रहा है, ले रहे कि लेना पड़ रहा है, फोर्सली लेना पड़ रहा है कि अपने आप हो रहा है, अपने आप। खाना खाया डाइजेशन अपने आप हो रहा है कि जबरदस्ती पंप लगा के करना पड़ रहा है, अपने आप। तो लाइक दैट कि जब भी किसी चैप्टर के कंसेप्ट को जब आप करेक्ट करते हैं तो फिर अपने आप इमेजिनेशन आता है, अपने आप उसके बारीकी पॉइंट्स क्लियर होते हैं, अपने आप फॉलो करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कंसेप्चुअल सवाल को लिखना भी सीख जाते हो, उसके उत्तर भी लिखना सीख जाते हो, उसे अटेम्प्ट भी करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया, अब मैं करेक्ट करके बता रहा हूँ किस तरीके से डेली लाइफ से आप करेक्ट करें, ये आपको प्रैक्टिकली में बता रहा हूं। रात में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था, रात के साथ में एक और ले ले रहा हूं लक्ष्मण, बल्कि बासी मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन। लेकिन रात जीते क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन कैसी थी? फोकस्ड थी, मतलब पोस्टेड थी। जबकि लक्ष्मण जी के बाद डायरेक्शन थी लेकिन वो फोकस्ड नहीं थी, मतलब कैसी थी? वेरिएबल थी कि एब्सेंट थी? बताइए। वेरिएबल। थोड़ा आप सामने से बोलिए, जवाब में जाने की रखी है, लगे यार कब है आप लोगों में वेरिएबल। तो राम और लक्ष्मण में डायरेक्शन में डिफरेंस था, राम के पास कांस्टेंट और लक्ष्मण जी के पास। राम और लक्ष्मण दोनों का टारगेट एक ही था और वो उनकी बीच का डिस्टेंस जो भी था वो कांस्टेंट था, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। यानी दोनों फैक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन राम वाले केस में दोनों कांस्टेंट है, लक्ष्मण वाले केस में डायरेक्शन वेरिएबल और मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट। इसका मतलब यदि आपको टारगेट अचीव करना है तो किस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा? राम को कि लक्ष्मण को? राम ने बोलो। अब हमने क्या किया, आज का टारगेट पूरा करने के लिए राम को फॉलो करना, इस वीक के टारगेट को पूरा करने के लिए राम को फॉलो करना, अपने एग्जाम के टारगेट को पूरा करने के लिए राम को फॉलो करना, हमें अपना टारगेट पूरा करने के लिए राम को फॉलो करना, सीनियर सिटीजन को टारगेट पूरा करने के लिए राम को फॉलो करना। तो आप सब्जेक्ट भी आपके, क्योंकि टारगेट आपका तभी पूरा होगा जब सब्जेक्ट के कंसर्न वाले क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो राम का मतलब यहाँ पर है वेक्टर और लक्ष्मण जी का मतलब है स्केलर। जिसका मतलब वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है और स्केलर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो राम वाले केस में वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसा हुआ? कांस्टेंट। जबकि स्केलर में मैग्नीट्यूड कैसा है? थोड़ा लाउडली बोल रहे आप लोग। और डायरेक्शन कैसी है? कंसेप्ट क्लियर हो। अब पॉइंट आता है कि इसे हम अप्लाई करें तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बारीकी पॉइंट्स क्या निकल के आ गए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर में दोनों है, लेकिन दोनों कैसा है? बोलिए। और स्केलर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन कांस्टेंट कौन है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसी है? वेरिएबल। अब इसको हमने एक एग्जांपल लिया करंट का। एक वायर है और इस वायर में इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो नहीं करते हैं, मैं नहीं करता। ये वायर है, वायर को मैंने इस तरीके से स्ट्रेट रखा है और स्विच ऑन कर दिया मैंने, और फॉर एग्जांपल इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो होने है। अब मैंने वायर को इस तरीके से कर दिया, अब स्विच ऑन करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा? लेकिन करंट अब लेंथ ऑफ वायर के अलोंग फ्लो होगा, तो डायरेक्शन इसमें कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। तो करंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? वेक्टर की स्केलर? थोड़ा लाउडली बोलिए, एनर्जी नहीं बची है।
तो इस तरीके से आपके आंसर अपने आप आने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, हमने एग्जाम